this is Iram from Concept Learning, and in this video we shall be talking about reading, and the question type that we are attempting is summary completion. So इसमें मैं आपको तीन बातें बताऊंगी जो important हैं. एक तो overview, that is the brief description कि summary completion जो question type है वो actually में होता क्या है, and then we'll learn something about the tips कि किस तरह आपको किन tips को ध्यान में रखते हुए follow करना है, and third हम देखेंगे steps क्या हैं, आप क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे जब आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे. सो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ओवरव्यू की. तो अगर मैं आपको इसका छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं तो समरी कंप्लीशन क्या होते हैं. समरी कंप्लीशन में आपको 4-5 सेंटेंसेस दिए होते हैं, लाइक जो आपको पैसेज दिया होगा उससे रिलेटेड 4-5 सेंटेंसेस दिए होते हैं, एंड उनके बीच में गैप्स होते हैं. गैप्स का मतलब ऐसे मतलब ब्लैंक्स होते हैं. तो कुल मिला के इन सिंपल लैंग्वेज इफ वी टॉक देन इट्स लाइक फिलअप्स. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स जैसे हम बचपन में स्कूल्स में करते थे वो होते हैं ये कुल मिला के. ठीक है, इन्हें समरी कंप्लीशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमें एक बड़ा सा पैसेज दिया होता है उसकी छोटी सी समरी हमें दे देते हैं, कंक्लूजन, एंड बीच बीच में गैप्स होते हैं. तो हमें पैसेज पूरा पढ़ के समझना होता है कि ओके अगर ये इसकी समरी है तो क्या ब्लैंक में आ सकता है एप्रोप्रिएट वर्ड. और हमें ध्यान में ये, एंड ये काफी कॉमन क्वेश्चन टाइप्स हैं रीडिंग में, किसी भी तरह ये आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, पर इजी होता है, इतना मुश्किल नहीं होता. जैसे भाई एमसीक्यूज, मैच हेडिंग्स, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, दे आर सो डिफिकल्ट राइट, पर ये सिंपल ही होता है क्योंकि एक तरीके से फिलअप ही है. तो बस इतनी जानकारी आपके लिए इनफ होगी एंड आप सक्सेसफुली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकोगे. नाउ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड होते हैं आपको. ओके ये आपको अलाउड नंबर ऑफ वर्ड्स बताएंगे जो आपने यूज करने हैं. मोस्ट लाइकली या तो ये कहते हैं कि राइट नो मोर देन 2 वर्ड्स, या फिर ये लिखते हैं राइट 1 वर्ड ओनली. ये मैंने ओवरव्यू में स्पेशली इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इसको ओवरलुक कर देते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते हैं आंसर्स लिखते हुए, एंड देन दे लूज मार्क्स. बिकॉज मे बी अगर आपका आंसर सही भी होगा, ठीक है, फिर भी अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 2 वर्ड्स का आंसर लिख दिया एंड उसमें आपको बोला गया है कि 1 वर्ड ही लिखना है, तो भले ही आपका आंसर सही भी है, कट जाएगा, आपके मार्क्स कट जाएंगे, वो पूरा कट जाएगा. सो प्लीज कीप इन माइंड इंस्ट्रक्शंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. देन टॉकिंग अबाउट द टिप्स, क्या करना होता है. सबसे पहली टिप्स इसीलिए यही है कि भाई इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं क्योंकि आपको वर्ड काउंट बताएंगे. वर्ड काउंट खराब तो क्वेश्चन सारा गलत. देन ओके ट्राई टू फाइंड आउट सिनोनिम्स ऑफ कीवर्ड्स. देखो इसमें क्या होता है, मोस्ट लाइकली हमेशा आंसर्स हमारे कभी भी सिंपल लैंग्वेज में नहीं दिए होते हैं. आंसर्स हमारे पैराफ्रेजिंग में दिए होंगे, सिनोनिम्स में दिए होंगे. इसलिए जो आप कीवर्ड्स ढूंढोगे जिनके थ्रू हम आगे स्टेप्स में बताऊंगी मैं आपको कि आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनके सिनोनिम्स ढूंढने की कोशिश करना. बिकॉज कभी भी साफ साफ लफ्जों में आपको नहीं दिया होगा, सिनोनिम्स के थ्रू ही आपको आंसर दिया होगा. एंड या पता नहीं अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं जो मेरे पास आते हैं कि पहले वो पैसेज पढ़ते हैं एंड देन वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, उनको ऐसा बोला गया है. पर मुझे पर्सनली जो मैं रिकमेंड करती हूँ वो टिप ये है दैट यू मस्ट रीड द क्वेश्चन स्टेटमेंट फर्स्ट. ठीक है, रीड द क्वेश्चन स्टेटमेंट, यहाँ पे सॉरी फर्स्ट आना था. फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन स्टेटमेंट बिफोर रीडिंग द पैसेज. ओके सो आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट पहले पढ़नी है और फिर बड़ा बड़ा पैसेज बाद में पढ़ना है. इसका रीजन मैं आपको स्टेप्स में समझाती हूँ. एंड एक बहुत अच्छी बात होती है इनमें कि आंसर्स ऑर्डर में आते हैं. इसका मतलब ये जो आपका अगर इतना बड़ा पैसेज है, अगर आंसर नंबर 1 ऊपर होगा, 2 नीचे होगा, 3 उसके नीचे होगा, 4 उसके नीचे होगा, अनलाइक ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या मैच हेडिंग जिनमें आंसर्स ऊपर नीचे दिए होते हैं. तो इसलिए भी ये आसान होता है क्योंकि आपको पता है, एक ट्रिक है कि सही है अगर इसका आंसर यहाँ है तो इसका आंसर यहीं कहीं नीचे ही होगा. ओके फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 1 यहाँ है 2 और 3, तो 1 का मिल गया आपको, 3 का मिल गया आपको, 2 का नहीं मिल रहा, तो आपको पूरा पैसेज नीचे ऊपर हर जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको 1 और 2 के बीच में ही इसका आंसर कहीं ना कहीं मिलेगा. एंड या आंसर्स आर मोर लाइकली टू बी पैराफ्रेज्ड. आंसर्स जैसे मैंने आपको सेकेंड टिप में बताया कि कभी कभी साफ साफ वर्ड्स में आपको नहीं बताया जाएगा, पैराफ्रेजिंग यूज हुई होगी या सिनोनिम्स यूज होंगे. तो प्लीज जितनी वोकैबुलरी अपनी वास्ट कर सकते हैं आप उतनी कीजिएगा, बिकॉज आइल्स में सारा खेल ही इसका है. ओके चाहे राइटिंग ले लो, रीडिंग ले लो, लिसनिंग, कुछ भी, चारों में आपका यही जरूरी है. ठीक है, उसके बाद talking about the steps, see these steps are very important.
आप इनका फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो कहीं पे, इट्स अप टू यू। पर ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मतलब मैंने सच में खुद भी यही स्टेप्स करके किया था जब मैंने अपना आइल्स का एग्जाम दिया था। तो ये काफ़ी सॉर्टेड वे है, अगर आप इस तरह से करेंगे तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपका आंसर्स ठीक होंगे। तो सबसे पहले स्किम, देखो स्किम करना है टेक्स्ट को। मैंने एक वीडियो डाल रखी है, टेक्निक्स ऑफ आइल्स रीडिंग। सबसे पहले जब भी आप रीडिंग करने जा रहे हैं, आप स्किमिंग एंड स्कैनिंग करेंगे। स्किम यहाँ पे आया है, स्कैनिंग यहाँ पे है। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लीजिए। इसका लिंक मैंने ऊपर दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगी। ओके, इंस्टा एंड यूट्यूब दोनों पे अवेलेबल है। नाउ टॉकिंग कि हम स्किम करेंगे टेक्स्ट को टू हैव अ ब्रीज आइडिया। मतलब जो आपको टेक्स्ट दिया हुआ होगा, इसको ऊपर ऊपर से पढ़ने को स्किम कहते हैं, कि आपको आइडिया हो जाए कि ऑल राइट, इस बारे में बात हो रखी है। उसके बाद आपने क्वेश्चंस पढ़ने हैं टेक्स्ट पढ़ के, ठीक है। फिर आपने क्वेश्चंस में से कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं। ट्राई टू फाइंड द कीवर्ड्स और सिनोनिम्स ऑफ दोस कीवर्ड्स इन द पैसेज। फॉर एग्जांपल आपने कीवर्ड ढूंढा, अब उस कीवर्ड को ढूंढने की कोशिश करो पैसेज में, या फिर उस कीवर्ड के सिनोनिम को। लेट्स से यहाँ मिल गया आपको, तो मोस्ट लाइकली है कि यहीं पे आपका आंसर होगा। एंड देन यू हैव टू स्कैन दैट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट। स्कैन का मतलब फिर इसको ज्यादा ध्यान से पढ़ो, डिस्क्रिप्शन में पढ़ो, ठीक है। और इस पार्ट को पढ़ते हुए यू हैव टू सर्च फॉर द मोस्ट रिलेवेंट वर्ड जो रिक्वायर्ड आपको लग रहा है कि ये सही से सही बैठेगा हमारे आंसर में। और जब आपको वो आंसर मिल जाए तो लिखते वक्त याद रखो कि अलाउड वर्ड लिमिट में लिखा है। दैट मीन्स वन वर्ड लिखना है तो वन वर्ड, नो मोर देन 2 वर्ड्स टू 2 वर्ड्स, इस तरह। और ग्रामेटिकली भी आपका वो सही होना चाहिए, ठीक है। और रिपीट दिस फॉर एवरी क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम, इन स्टेप्स को हम हमेशा याद रखेंगे। आगे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स करा रही हूँ, उनके थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो डोंट वरी, जब तक के लिए इसको कहीं नोट डाउन करना है कर लो, अदरवाइज ऑफ कोर्स वीडियो तो हमेशा यहीं पे है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताएंगे टिप्स भी, ओवरव्यू भी और स्टेप्स भी। अब देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होते हैं तीनों चीजें हमारे एक्चुअल जब हम अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। चलिए पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो लेट्स से हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है भाई। हमारा क्वेश्चन है दैट कंज्यूमर्स कंप्लेन दैट दे ऑफन एक्सपीरियंस अ फीलिंग ऑफ डैश व्हेन ट्राइंग टू पुट टुगेदर डू इट योरसेल्फ प्रोडक्ट्स व्हिच नॉट हैव बीन टेस्टेड बाय द कंपनीज, ठीक है। वैसे मैं पर्सनली रिकमेंड करती हूँ कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश किया करो, जितना ज्यादा सिंपली उसे कर सकते हो अपने दिमाग में। मतलब सॉर्ट आउट कर लो सेंटेंस को कि क्या सेंटेंस लिखा हुआ है भाई, ठीक है। उसका थोड़ा सा मतलब आपको बिल्कुल क्लियर होगा ना, तो आंसर ढूंढना और आसान है। तो हम ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि कस्टमर्स, कंज्यूमर्स हैं, वो कंप्लेन कर रहे हैं कि उन्हें एक फीलिंग आती है डैश की। अब अगर मैं इसमें अपना आंसर प्रिडिक्ट करूं, तो वो कंप्लेन कर रहे हैं, तो कंप्लेन से मुझे क्या पता चलेगा कि यहाँ पे जो फीलिंग है ये कोई नेगेटिव फीलिंग है, बिकॉज वो कंप्लेन कर रहे हैं। ओके, सो प्रिडिक्शन कर ली मैंने कि कोई नेगेटिव फीलिंग आएगी यहाँ पे, ठीक है। व्हेन ट्राइंग टू पुट टुगेदर डू इट योरसेल्फ प्रोडक्ट्स। ट्राइंग टू पुट टुगेदर मतलब अगर वो लेट्स से आई थिंक पुट टुगेदर का मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो असेंबल करने की बात कर रहे हैं। डू इट योरसेल्फ प्रोडक्ट कैटेगरी है, वो उनको असेंबल कर रहे हैं। विच नॉट हैव बीन टेस्टेड बाय कंपनीज, जो कंपनीज ने टेस्ट नहीं की है उन प्रोडक्ट्स को, जब ये कस्टमर्स पुट टुगेदर असेंबल करते हैं तो इन्हें एक नेगेटिव फीलिंग आती है, और ये उसकी बात कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। सो मैंने जो यहाँ से कीवर्ड्स लिए हैं, ऑफ कोर्स एक तो हम लेंगे कंप्लेन, एक हम लेंगे कंज्यूमर्स, एक हम लेंगे दे ऑफन। तो ऑफन भी आपका वर्ड्स में आएगा। फिर आएगा भाई कि एक फीलिंग एक्सपीरियंस करते हैं, फीलिंग ले लिया, एंड डू इट योरसेल्फ प्रोडक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पैसेज है पूरा का पूरा, इसमें डू इट योरसेल्फ प्रोडक्ट्स की ही बात की होगी, जहां तक मैं अंदाजा लगा सकती हूँ। इसलिए सिर्फ डू इट योरसेल्फ प्रोडक्ट के बेसिस पे आंसर मत ढूंढना, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि सारे पैसेज इसके बारे में होगा, तो ये हर पैसेज में इसके बारे में बात होगी, ठीक है। तो उससे जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, जो हेल्पिंग कीवर्ड्स हैं, जैसे कि एक हो गया कंज्यूमर, जहाँ कंज्यूमर की बात हो रही है, और स्पेशली वहाँ कंज्यूमर्स की भी मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द पैसेज में बात होगी। तो कंज्यूमर्स की जहाँ बात हो रही है, जहाँ वो कंप्लेन कर रहे हैं, जहाँ वो एक फीलिंग, नेगेटिव फीलिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन प्रोडक्ट्स को पुट टुगेदर करने के लिए, ठीक है। पुट टुगेदर भी लेंगे असेंबल करने के लिए, तो वहां पे देखना है। तो मैंने प्रेडिक्ट कर लिया कि भाई कोई नेगेटिव फीलिंग है। अब पूरा पैसेज तो यहाँ लिखना मुश्किल है, पर लेट्स से मुझे पैसेज में ये मिल गया इधर। तो देखो इधर किधर है,
The instructions accompanying do-it-yourself products are regularly cited as a source of unnecessary emotion of frustration. Let's say यहाँ पे लिखा है by customers. ठीक है, तो यहाँ पे आपको customers, consumers का synonym customers मिल गया. Complain का क्या मतलब है? कंप्लेन और साइट, कोई भी चीज साइट करने का मतलब कोई आपको कुछ बता रहा है. ठीक है, तो कंप्लेन का हमें मिल गया साइट, ऑफन का हमें मिल गया रेगुलर. उसके बाद ऑफन एक्सपीरियंस अ फीलिंग ऑफ डैश. फीलिंग ऑफ, अब कंप्लेन कर रहे हैं, दैट मीन्स हमें कैसे पता है यहाँ नेगेटिव इमोशन की बात हो रही है, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने अननेसेसरी लिख दिया. कोई भी अननेसेसरी इमोशन जो हमें नहीं चाहिए होता है लाइफ में वो नेगेटिव होता है और अननेसेसरी होता है. नाउ फीलिंग्स की जगह दे हैव रिटन इमोशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन. तो अब आपने देखा कि हमारा आंसर जो है सिनोनिम्स के थ्रू हमें हेल्प कर रहा है, लाइक सिनोनिम्स हेल्प कर रहे हैं हमारी आंसर तक पहुंचने के लिए. सो इमोशन और फीलिंग, इन दोनों से मुझे पता चला कि यहाँ आंसर है. एंड ऑफन से पता चला कि रेगुलरली की बात हो रही है. कंप्लेन का मतलब साइट कोई चीज बता रहा है, कस्टमर्स का कंज्यूमर्स. एंड इस तरह अननेसेसरी का मतलब हमें पता चल गया यहाँ नेगेटिव इमोशन की बात हो रही है. तो क्या है हमारा आंसर? आवर आंसर इज फ्रस्ट्रेशन. ठीक, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की. तो एग्जाम्पल नंबर 2 पे भी हम सेम वही वाले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वही स्टेप्स अप्लाई करेंगे जो हमने अभी किए थे. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है. तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इन सिचुएशंस वेयर नॉट कीपिंग टू द करेक्ट प्रोसीजर्स कुड affect safety issues, it is especially important that dash information is not left out. ठीक है, तो हमारा इससे क्या मतलब निकल के आ रहा है, पहले इसको जितना भी हम कर सकते हैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं. इन सिचुएशंस व्हेन नॉट कीपिंग टू द करेक्ट प्रोसीजर, इसका मतलब ये है कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां अगर हमने करेक्ट प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया तो हमारी सेफ्टी पे बात आ सकती है. इसलिए इट इज स्पेशली इम्पोर्टेंट दैट डैश इंफॉर्मेशन इज नॉट लेफ्ट आउट. मतलब ये पर्टिकुलर सॉर्ट की इंफॉर्मेशन लेफ्ट आउट ना हो जाए. लेफ्ट आउट का मतलब इग्नोर ना हो जाए, अवॉइड ना हो जाए, प्रिवेंट ना हो जाए, ओवरलुक ना हो जाए, रह ना जाए कुल मिला के. तो चलो इसमें सिनोनिम्स लेते हैं. सबसे मेन सिनोनिम तो है इसमें लेफ्ट आउट, बिकॉज हमें वो इंफॉर्मेशन के बारे में लिखना है जो किसी भी हालत में हम लेफ्ट आउट नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते. ठीक है, मेन सिनोनिम है लेफ्ट आउट. और इट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट. एसेंशियली या स्पेशली इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कुछ नेसेसरी डिटेल दी हुई है. तो जहाँ पे नेसेसरीली बोल रहे हैं कि भाई ये पक्का ना हो जाए, वहां पे ऐसी चीजें यूज होंगी, मस्ट होगा, शुड होगा, ऑट होगा. ठीक है, जो नेसेसिटी ऑफ सिचुएशन बताती हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है. करेक्ट प्रोसीजर्स, भाई करेक्ट प्रोसीजर्स की कहाँ बात हुई होगी, और सेफ्टी इश्यूज. ठीक है, पर मेन है हमारा एक ऐसी इंपॉर्टेंट जहाँ पे डैश किस तरह की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो किसी भी तरह से ना छूट जाए. तो सबसे पहले मुझे पैसेज का ये पार्ट मिला है, सॉरी ये 1 है. लेफ्ट आउट का सिनोनिम मुझे यहाँ पे मिल गया, देखो. ये नॉट है. लेफ्ट आउट का सिनोनिम है ओमिट. ओमिट का मतलब है कोई चीज बचा देना, छोड़ देना, मिस कर देना कुल मिला के. ठीक है, ओमिट का मतलब होता है कोई चीज को मिस कर देना. तो कोई चीज लेफ्ट आउट हो गई मतलब कोई चीज मिस हो गई. इंपॉर्टेंट का भी यहाँ पे दे रखा है. अब देखो यहाँ पे है कि ऐसा जरूरी है. ठीक है, तो वन नेसेसरी डिटेल मस्ट बी केप्ट इन माइंड. जरूरी है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट का होता है जरूरी है. इस लाइन से हमें पता चल रहा है कि मस्ट बी केप्ट इन माइंड मतलब ये जरूरी है कि दैट द राइट प्रोसीजर्स आर इंपॉर्टेंट. हमें पता है कि राइट प्रोसीजर्स इंपॉर्टेंट है. देयरफॉर एसेंशियल डेटा, एसेंशियल डेटा किससे यहाँ पे मैच कर रहा है. एसेंशियल डेटा की बात अगर आप देखें, एसेंशियल डेटा मस्ट नॉट बी ओमिटेड. अब देखो ये थोड़ा सा मुश्किल है. दैट एसेंशियल डेटा, अब बच्चे यहाँ पे मिस कर जाते हैं. एसेंशियल डेटा, डेटा का क्या मतलब होता है? इंफॉर्मेशन. आप बात समझ रहे हो, इंफॉर्मेशन और डेटा एक ही बात है. तो यहाँ पे हमें हमारे क्वेश्चन में है कि ये पक्की बात ये कह रहे हैं इट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट दैट डैश इंफॉर्मेशन इज नॉट लेफ्ट आउट. मतलब ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन लेफ्ट आउट ना हो जाए. और यहाँ ये कह रहे हैं एसेंशियल डेटा मस्ट नॉट बी ओमिटेड, मतलब ये जो एसेंशियल डेटा है वो ओमिट ना हो जाए. तो अगर हम लिखें एसेंशियल डेटा जो हमारे
पैसेज में गिवन है, अगर हम इसे क्वेश्चन से मैच करें दैट डैश इंफॉर्मेशन, तो यही वक्त निकल के आ रहा है, क्योंकि इसमें इन्होंने लिखा है इट मस्ट नॉट बी ओमिटेड और यहाँ लिखा है मस्ट नॉट बी लेफ्ट आउट। अब बात समझ रहे हो? तो इस पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है बस। तो यहाँ पे आपका आंसर एसेंशियल है, जबकि ओमिट की जगह यहाँ पे लेफ्ट आउट लिखा हुआ है और डेटा की जगह यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमें तो कहीं भी आंसर नहीं मिल रहा। पर आपने समझना यही है कि कभी भी आंसर सीधे सीधे लफ्जों में नहीं दिया होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम योर आंसर इज गिवन कीवर्ड्स के सिनोनिम्स में। जो हमने कीवर्ड्स ढूंढे हैं वही आपकी हेल्प करेंगे, या फिर पैराफ्रेजिंग हुई होगी। तो यहाँ जो माय कीवर्ड्स हैं उनकी बहुत ज्यादा पैराफ्रेजिंग हुई है। लेफ्ट आउट की जगह दे हैव यूज्ड ओमिटेड, एंड यहाँ पे जो डैश है, डैश इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की जगह दे हैव यूज्ड डेटा। सो अब तक आप समझ गए होंगे दैट जो मेन मैं आपको बात बताना चाह रही हूँ वो ये है कि आंसर दिए होंगे बट सिनोनिम्स और पैराफ्रेज के थ्रू। तो जितनी ज्यादा वोकैबुलरी अपनी वास्ट कर सकते हो उतनी करो, कीवर्ड्स के सिनोनिम्स जहां ढूंढ सकते हो उसको ढूंढो। लास्ट एंड थर्ड एग्जाम्पल करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है ये। एंड इसमें हमें पूछा गया है दैट इट इज फाउंड दैट प्रोडक्ट्स वर नॉट टेस्टेड ऑन फर्स्ट टाइम यूजर्स। इसका मतलब अब हम सबसे पहले अपना वही स्टेप अपनाएंगे, हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा पाया गया है कि जो प्रोडक्ट्स थे वो नहीं टेस्ट किए गए फर्स्ट टाइम यूजर्स पे। तो जो इसका मेन कीवर्ड है वो है फाउंड। इसका मतलब किसी ना किसी तरह पता लगा है, ऐसा पता लगाया गया है, तो इसका मेन कीवर्ड है फाउंड। फिर है प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है, तो प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे। वर नॉट टेस्टेड, तो आप कीवर्ड टेस्टेड नहीं लोगे, नॉट टेस्टेड लोगे, क्योंकि जो आपका आंसर है, ओके फाइन मैंने आंसर ही लिख दिया है, सॉरी। ये जो है हमारा ये क्वेश्चन है, मैंने आंसर ही पहले लिख दिया, सॉरी। तो चलो इसी तरह समझ लेते हैं। इट इज फाउंड दैट प्रोडक्ट्स वर नॉट टेस्टेड ऑन डैश, तो डैश है यहाँ पे, ओके मैंने पहले आंसर लिख दिया है पर यहाँ पे डैश आएगा। तो अगर यहाँ पे डैश है तो नॉट टेस्टेड वाला देखेंगे कि किन के ऊपर टेस्ट नहीं हुआ है, इसलिए नॉट टेस्टेड हमारा क्वेश्चन का कीवर्ड होगा, फर्स्ट टाइम यूजर नहीं, ये तो आंसर ही है, सॉरी। ठीक है, तो हम लेंगे कीवर्ड्स फाउंड, प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट जो नहीं टेस्ट किए गए, नॉट टेस्टेड ऑन होम, तो वो पता लगाना है कि किस पे टेस्टेड नहीं किए गए। तो अब मुझे इस पैसेज में इसका आंसर या फिर इन कीवर्ड्स से रिलेटेड सिनोनिम मिले थे। द रिसर्च केम टू ए कंक्लूजन, came to a conclusion, coming to a conclusion means पता लगा है, that means found का synonym है ये। that the goods, goods किसका synonym है भाई? products का। were experimented, experimented का मतलब है tested on everybody, तो अब आप यहाँ पे everybody नहीं लिख दोगे क्योंकि ये कह रहे हैं टेस्ट हुआ है और हमने किसकी बात पता करनी है? नॉट टेस्टेड वालों की बात, समझ रहे हो आप मेरी? नॉट टेस्टेड ऑन whom, तो ये तो टेस्टेड है इन पे, पर नॉट ऑन whom, बट नॉट ऑन अ न्यू कंज्यूमर। न्यू कंज्यूमर्स के मतलब हम फर्स्ट टाइम यूजर्स की बात कर रहे हैं। तो ये मैंने ऊपर इसलिए फर्स्ट टाइम यूजर लिखा है क्योंकि देखो बाकी के जो दो मैंने आपको सिंपल बताए थे वो सिंपल थे आंसर्स, ठीक है, लेकिन कभी कभी ना लिस्ट ऑफ वर्ड्स भी दिया होता है उसमें, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे आपका लिखा होगा सेकेंडरी कस्टमर, लिस्ट ऑफ वर्ड्स में जो आपको नीचे दिए होते हैं, ऐसा आपने देखा होगा, ऐसे बॉक्स सा दिया होता है, ओके। सेकेंडरी कस्टमर हो गए, ओल्ड कस्टमर्स हो गए, एवरीबडी लिख के आ गया, ठीक है। तो जैसे ये तीन आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो एवरीबडी पे तो आप टिक नहीं करोगे बिकॉज एवरीबडी पे तो टेस्टेड है ना। तो हमने कौन से देखने हैं? जिन पे नॉट टेस्टेड है, तो एवरीबडी वाला तो ऑप्शन ही कट गया हमारा। अब हम देखेंगे कि सेकेंडरी कंज्यूमर है, ओल्ड कंज्यूमर्स हैं, या फिर यहाँ पे है फर्स्ट टाइम। लेट्स से यहाँ पे लिखा है फर्स्ट टाइम कंज्यूमर्स, तो उन्होंने लिखा है वर नॉट एक्सपेरिमेंटेड ऑन न्यू कंज्यूमर्स, तो इसका मतलब किस पे टेस्ट नहीं हुआ है? न्यू कंज्यूमर्स पे। तो अब आप लिस्ट ऑफ वर्ड्स में, अगर लिस्ट ऑफ वर्ड दिए हुए हैं तो ऑफ कोर्स लिस्ट ऑफ वर्ड से आपने आंसर निकालना है, तो लिस्ट ऑफ वर्ड्स में न्यू कंज्यूमर का आप सिनोनिम ढूंढोगे। तो कंज्यूमर का तो आप तो पता चल गया कस्टमर ही है, पर कौन सा कस्टमर? यहाँ सेकेंडरी लिखा है, ओल्ड लिखा है, फर्स्ट टाइम, तो न्यू कस्टमर और सेकेंडरी कस्टमर तो नहीं, न्यू और ओल्ड तो बिल्कुल नहीं, तो न्यू का मतलब है बिल्कुल फ्रेश,
फ्रेश लिख के आ सकता है, ठीक है, ये सब यहाँ पे लिखा होगा। तो यहाँ पे न्यू का लिखा गया फ्रेश कस्टमर्स या फिर फर्स्ट टाइम कस्टमर्स, इसलिए हमारा आंसर है हमारा फर्स्ट टाइम यूजर्स। कस्टमर्स की जगह भी इन्होंने ऊपर यूजर्स लिख दिया। लेट्स से यहाँ पे कस्टमर्स बता रही हूँ मैं, यूजर्स भी आ जाएगा, ठीक है, कस्टमर्स, यूजर्स या कंज्यूमर्स, जो भी हम सर्विस, या फिर कभी कभी लिख के आ सकता है सर्विस रिसीवर्स, जो रिसीव करते हैं उनको, वो भी कस्टमर्स होते हैं। ओके, सो ये देखो अब हमारा आंसर कहाँ है, हमें यहाँ तो पता चल गया कि हमारा आंसर ये है क्योंकि इन पे नहीं टेस्ट हुआ। अगर देखो, अगर आपके लिस्ट ऑफ वर्ड्स नहीं दिए हुए हैं तो ये जो सिंपल फिलअप है इसमें आप लिख दोगे इट इज फाउंड दैट प्रोडक्ट्स वर नॉट टेस्टेड और सिंपल की, यहाँ पे लिख दोगे आप न्यू कंज्यूमर्स। बट इन केस यहाँ पे लिस्ट ऑफ वर्ड दिया हुआ है तो न्यू कंज्यूमर्स को आप इनसे मैच करोगे सबसे, ठीक है, कि न्यू से रिलेटेड क्या है, न्यू से आ रहा है यहाँ पे फर्स्ट टाइम, और कस्टमर्स से आ रहा है कंज्यूमर्स या फिर यूजर्स, जो भी गिवन है वो आप ऊपर लिख दो। तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट टाइम यूजर्स, या अगर नीचे कंज्यूमर्स लिखा है लिस्ट ऑफ वर्ड में तो फर्स्ट टाइम कस्टमर्स, एंड दैट्स इट। तो आई होप दैट आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगेगी, क्योंकि जब मैंने स्टूडेंट्स को इस तरीके से कराने शुरू किया, ये जो सिंपल सिंपल से स्टेप्स हैं, इसमें कुछ कुछ बहुत भारी नहीं है, ओके, सिंपल से छोटी सी बेसिक चीज़ें आपने याद रखनी है, बेसिक स्टेप्स, बेसिक टिप्स, मेन चीज़ें आपने ये याद रखनी है कि भाई हमें सबसे पहले स्किमिंग करनी है, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना है, कीवर्ड्स निकालने हैं, कीवर्ड्स के सिनोनिम्स पैसेज में ढूंढने हैं, फिर उस पैसेज को स्कैन करना है, और देन वहां से जो वर्ड है, अगर कोई लिस्ट ऑफ वर्ड नहीं दिया है तो एज इट इज लिख देना है, लिस्ट ऑफ वर्ड दिया है तो फिर उसमें से सिनोनिम्स ढूंढने हैं कि ये सबसे ज्यादा किससे मैच कर रहा है हमारा आंसर, एंड इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए हमने अपने आंसर को लिखना है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये थी हमारी समरी कंप्लीशन की समरी कि किस तरह से हमने इसको अटेम्प्ट करना है। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू, आप इस तरह अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, एंड आई होप कि आपको काफ़ी फ़ायदा खुद भी महसूस होएगा। आगे काफ़ी सारी वीडियोस आएंगी, तब तक के लिए जितनी वीडियोस हैं आप उनकी हेल्प लीजिएगा। इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम, या ऑफ कोर्स यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एंड आई प्रोवाइड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग, सो इफ यू आर इन चंडीगढ़ एंड मोहाली देन यू आर मोस्ट वेलकम, बट अगर आप कहीं दूर हैं तो ऑनलाइन कोचिंग इज प्रेफरेबल। ओके, सो खूब सारी प्रैक्टिस कीजिएगा, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।